नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। देखते हैं आज के पेपर में गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या आ सकता है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्शन कमीशन ब्रिंग्स ई साइन फीचर। इलेक्शन कमीशन ने अभी ई साइन फीचर लाया है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि अलांग कंस्टिट्यूएंसी में क्या हुआ मैटर, राहुल गांधी क्या एलिगेशंस लगा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड हैज अ चाइना मॉडल, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। कोलकाता सबमर्ज एज अ ओवरनाइट डाउनपोर, आप ये आर्टिकल देखिए। और ये एल्डरली वुमेन टू सिक्योरिटी गार्ड 9 of 10 किल्ड बाय इलेक्ट्रोक्यूटेड, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद लेसन फ्रॉम इंडिया वैक्सीनेशन ड्राइव बात करेंगे। इंडिया यूएस टॉक ऑन बोथ द साइड, लुक एट विंडो फॉर मोदी ट्रंप मीटिंग। अभी देखते हैं मोदी जी और ट्रंप का मीटिंग होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। चाइना इंडिया फंडिंग रशिया, अभी ट्रंप ने नाटो को भी टारगेट किया है कि नाटो जिसका खुद मेंबर है उसको भी टारगेट किया है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ओके, रिकॉग्नाइजिंग द पैलेस्टीन स्टेट, अभी देखिए राइट टू स्टेट का कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे कि राइट टू स्टेट क्या है। मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल चोरी हो गया है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिवॉर्ड्स विल बी टू ग्रेट हमास, थोड़ा हमास को जो बोला जा रहा है, ट्रम्प बोल रहा है कि हमास को एज अ स्टेट जो पैलेस्टीन है, इफ पैलेस्टीन रिकॉग्नाइज, जो हमास है जो पैलेस्टीन में रहते हैं तो उनको क्या बेनिफिट है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, इंडिया टू होल्ड मेगा ड्रोन ड्रिल कोल्ड स्टार्ट, अभी मध्य प्रदेश में एक एक्सरसाइज हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसका नाम कोल्ड स्टार्ट क्यों रखा है, इसके बारे में बात करेंगे। नो, नॉट दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है। पेनाल्टी इन प्रोपोर्शन ऑफ ऑन गोइंग यूज ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन के बारे में बात करेंगे। क्रिमिनल डिफेमेशन, इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 499 आईपीसी का सेक्शन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जापान मोस्ट सैक्रेड शिंटो श्राइन के बारे में बात करेंगे। ओके, अडानी का थर्मल प्रोजेक्ट भागलपुर में अपोज हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो हो गया। L1 और H1B वीजा के बारे में बात करेंगे। L1 और H1B वीजा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ब्रिंग द ई-साइन फीचर टू चेक द मिसयूज ऑफ आइडेंटिटी फॉर सीकिंग वोटर लिस्ट डिलीशन। अभी देखिए राहुल गांधी ने अलांग कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी पे वोट चोरी का ये एलिगेशंस लगाया है। अब देखिए कर्नाटका, जहां पे अलांग कंस्टिट्यूएंसी आता है, कर्नाटका में इसी का सरकार है। ठीक है, समथिंग अराउंड 6018 बोल रहा है कि ये जो कांग्रेस को वोट देने वाले थे इनका वोटर लिस्ट से नाम गायब है। ये कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम गायब है और ये कांग्रेस को वोट देने वाले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, तुम्हें कैसे पता कि ये कांग्रेस को वोट देने वाले थे? पॉइंट है, तुम्हें कैसे पता ये कांग्रेस को वोट देने वाले थे? इसका मतलब तुम वोट खरीद के रखे उनका। सेकेंड, अब यहां पे देखिए जो ईसीआई नेट है, ईसीआई नेट ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पोर्टल है जहां पे इसने ई साइन फीचर को नया लिस्ट किया है। ठीक है, लिस्ट किया है ई साइन फीचर को। यहां पे जो फॉर्म 7 ऑफ इलेक्शन कमीशन है, जहां पे बात की जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन से वोटर रजिस्टर होंगे, कौन से डिलीट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मर जाते हैं, ठीक है, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम रहता ही है ना स्टार्टिंग से, तो कब डिलीट करना है, कैसे करना है, ये अभी ई साइन फीचर के द्वारा बताएंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में एनरोल नहीं है तो ई साइन पोर्टल पे जाके वो अपने आप को एनरोल कर सकता है। विद द इलेक्शन कमीशन रोलिंग आउट द ई साइन फीचर ऑन इट्स ई साइन पोर्टल एक्ट टू वेरीफाई आइडेंटिटी सोर्स, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ what happened in Aland Assembly constituency of Karnataka, where online applications seeking deletion from voter list were made using fake identities. ये फेक आइडेंटिटी से बनाए गए थे, मतलब रियल जो वोट चोरी। देखिए वोट चोरी पॉलिटिकल मुद्दा है। गवर्नमेंट एग्जाम से हमें सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
नया ई साइन फीचर लॉन्च किया जिससे डिलीशन और जो भी ये एड्रेस जो एनरोल होते हैं वोटर लिस्ट में उसके बारे में जाना है। ये हमारे स्टेट एग्जाम्स के लिए या फिर यूपीएससी के लिए या फिर मेंस एग्जाम के लिए, यूपीएससी मेंस या स्टेट पीसीएस मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्या एलिगेशंस लगा रहा है उससे हमें मतलब पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन थोड़ा होना भी चाहिए। ठीक है, अगर देश के सच्चे नागरिक हो तो। नेक्स्ट, द फ्लडेड सेंट्रल एवेन्यू इन कोलकाता। अभी देखिए कोलकाता में एक दिन में 251 सेंटीमीटर 251 मिलीमीटर, इस इज मिलीमीटर, हाँ मिलीमीटर, 251.4 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो एक दिन में। ये 1986 का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 1986 मतलब 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, इतनी भयंकर बारिश हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसी के कंटेक्स्ट में आपने सुना होगा क्लाउड बर्स्ट। इसी के कंटेक्स्ट में आपने क्या सुना होगा, क्लाउड बर्स्ट। क्या है वहां पे 1 सेंटीमीटर 1 आवर में ये बहुत ज्यादा बारिश होता है। ये 1 घंटे के भीतर 1 सेंटीमीटर पर का जो रहता है ये बहुत भयानक बारिश होता है। आप सोच रहे हैं 100 mm विद इन 1 आवर, ये क्या 251 mm है कितने दिन में, 24 घंटे में। और ये 100 mm सिर्फ 1 घंटे में, ये बहुत ज्यादा बारिश होता है। ये अकेले 1 घंटे में पूरे मुंबई को डुबाने की काबिलियत रखता है। अब देखिए, अब मेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप क्लाउड बर्स्ट के बारे में लिख सकते हो कि इसका होने का कारण क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो सकता है, लाइटनिंग हो सकता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, लैंडस्लाइड जो होता है लैंडस्लाइड हो सकता है, ये सब हो सकता है। ओके, तो ये सब कुछ लिस्ट है क्लाउड बर्स्ट में। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट में अब यहीं पे देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट, एल्डरली वुमेन सिक्योरिटी गार्ड 9 आउट ऑफ 10 किल। अब देखिए इंडिया में ऐसे ऐसे सिस्टम है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फॉल्टी बनाया गया है कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज्यादा डेंसिटी वाला रीजन जो रहता है, ज्यादा डेंसिटी वाला जो रीजन रहता है वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, फॉर एग्जांपल आप ये देखिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। ये यूपीएससी का एक एस्पायरेंट है, यूपीएससी। ठीक है, अभी इन्हीं का डेथ हो गया था इसको छूने की वजह से। आप देख रहे हो फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का लाइफ खराब कर सकता है, किसी का लाइफ ही ले जा सकता है, खराब नहीं, किसी का लाइफ ही छीन लेता है। तो ये वाला कंडीशन दिल्ली में बहुत है, दिल्ली और जहां पे, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखने की सख्त जरूरत है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन और पॉलिसी लाना सख्त जरूरत है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोक्यूटेड की वजह से किसी की मौत ना हो। ठीक है, ये आप देख रहे हो फ्लड के लिए जो दिल्ली में डेथ हुआ था, ये देखिए इन्हीं का डेथ हुआ था, शॉकिंग डेथ ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट इन दिल्ली, यही। ओके, तो लाइफ कितना स्ट्रगल वाला है, उसके ऊपर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वन ऑफ द कंट्री जिसमें हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंट्री है, हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंट्री, टैक्स पेइंग जिसमें आपको जीएसटी वगैरह सब मिलता है, जीएसटी भरो, सेल्स टैक्स दो, ठीक है, परचेस टैक्स दो, इनकम टैक्स दो, हर तरह का टैक्स देने के बाद ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलते हैं। तो इसके ऊपर नियम कानून लाने की बहुत जरूरत है। अब इसको आप मेंस पर्सपेक्टिव एग्जाम्स में लिख सकते हैं, अगर यूपीएससी का मेंस एग्जाम रहेगा, मेंस एग्जाम में, ठीक है, अबाउट फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, लेट्स कम टू नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया यूएस टॉक्स ऑन बोथ द साइड, लुक एट विंडो ऑफ मोदी ट्रंप मीटिंग। अभी देखिए रिसेंटली रूबियो जो कि यूएसए के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के स्पीकर हैं, उनका है ना, But all depends on how the trading proceed and if they're meeting the Kuala Lumpur, there's a deadline of short. EU foreign minister, the EU recently unveiled ambitious agenda India to run on EU
लीडर नेक्स्ट ईयर, बैलेंसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया ट्रेड वाइडली एंगेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रंप और मोदी का जो मीटिंग होगा अभी रिसेंटली नेक्स्ट वीक में होने का चांसेस है, ट्रंप और मोदी का मीटिंग, तो वहां पे क्या आउटकम्स निकलेंगे और ये क्या ग्लोबल एजेंडा बना सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात किया है। अभी 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चल रहा है, ठीक है, जिसकी प्रेसिडेंट है अन्नालेना बारबॉक, जो कि जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है, ठीक है, जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है। सेक्रेटरी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ यूएसए के सेक्रेटरी रूबियो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर एग्रीड ऑन द यूनाइटेड स्टेट इंडिया विल कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर टू प्रमोट फ्री एंड ओपन पैसिफिक रीजन, जैसे अपना क्वाड का ग्रुपिंग हो गया, ठीक है, जिसमें कौन कौन है क्वाड में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ठीक है, जापान है और इंडिया है, ठीक है। तो इसमें इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है, ये बात हुई, ओके। अब यहाँ पे while there is no statement India government Jaishankar post accept the discuss range of bilateral, क्या क्या डिस्कशन हो उसके। अब मेन जो है वो ट्रंप और मोदी का कब मीटिंग होगा, वहां पे क्या ग्लोबल एजेंडा बन के आएंगे, ठीक है, उसके ऊपर H1B वीजा के बारे में बात हुआ, इसके बारे में अलग अलग बात हुई, ठीक है। तो देखेंगे कि ट्रंप और मोदी जी का कब मीटिंग होता है। नेक्स्ट, चाइना इंडिया फंडिंग रशियस वॉर, नाटो टू अ पार्टी, ट्रंप एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80th सेशन हो रहा है, जिसमें मैंने अभी भी बताया प्रेसिडेंट कौन है, अन्नालेना बारबॉक, जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर, ये बताया। अभी ट्रंप ने नाटो को भी टारगेट किया, ठीक है। नाटो को टारगेट कैसे किया कि जो मेजोरिटी ऑफ नाटो में जो कंट्रीज है कौन है, यूरोप के हैं। अब इन सब को बोला कि जो आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो वो लॉन्ग टर्म में आप ही को नुकसानदायक देगा। अब इसमें बोला है कि ऑल नाटो अलॉन्ग विद इंडिया एंड चाइना फंडिंग रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन, ओके। अब देखिए, अब ये नाटो कंट्रीज मतलब यूरोप के कंट्रीज कैसे इन्वॉल्व है, ये देखिए, यहां से एक पाइपलाइन आता है जर्मनी में, यहाँ पे ग्रिफ्सवाल्ड, ठीक है, यहाँ पे वी लॉग है सबसे, यहां से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन गुजरता है। क्या गुजरता है यहां से? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कुकिंग एनर्जी वगैरह हो गया, ना, उसके लिए यूरोप का लार्जेस्ट सोर्स है रशिया का मेजॉरिटी ऑफ इनकम कहां से आता है? नेचुरल गैस से आता है। वो नेचुरल गैस वो पूरे यूरोप में बांटता है। यहाँ पे ग्रिफ्सवाल्ड एक है और यहां से बांटता है, ठीक है। दो पाइपलाइन है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, दो पाइपलाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन दिखाता हूं। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, ये रहा, कहां से? वाइबॉक टू ग्रिफ्सवाल्ड, ये रहा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। रशिया से मेजॉरिटी ऑफ जितने भी नाटो कंट्रीज हैं, ये सब लोग नेचुरल गैस परचेज करते हैं, ठीक है। ये सभी लोग नेचुरल गैस परचेज करते हैं। इन शॉर्ट, ये जो बंदा है ये अभी नाटो को भी टारगेट कर रहा है कि आप इससे जो तेल ले रहे हो, मतलब इन शॉर्ट ये पूरी तरह से पुतिन के पीछे पड़ चुका है, ओके। कि जो यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है उसको नाटो भी फंड कर रहा है, ठीक है, नाटो भी फंड कर रहा है। अब ये अपने लिए बोल रहा है कि मैंने 7 वॉर्स रुकवाए। कौन से वॉर? 7 वॉर्स रुकवाए, 7 वॉर रुकवाए। मुझे नोबेल पीस प्राइज दो, नोबेल पीस प्राइज कहां पे मिलता है? ये रहा अपना, ये स्वीडन है, ये है नॉर्वे, यहाँ पे है ओस्लो, और स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम। यहाँ पे आपको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ये सब मिलता है,
ऑस्लो में मिलता है पीस प्राइज, ठीक है, ऑस्लो में मिलता है पीस प्राइज। एक सेकेंड ना, एक्सक्यूज मी गाइस। तो इसमें कौन कौन से 7 ईयर वॉर्स रुकवाए हैं? इसमें जो 7 ईयर वॉर, ऐसा ये क्लेम कर रहा है, ऐसा ये क्लेम कर रहा है कि मैंने 7 वॉर्स रुकवाए। अब कौन कौन से 7 वॉर्स आते हैं ये देखिए। बोलता है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रुकवाया, जो कि कोई नहीं रुकवा सकता था, ये क्लेम कर रहा है। हालांकि पूरा झूठ बोल रहा है, ये पूरा झूठ बोल रहा है। सेकंड, 7 वॉर्स, उसमें कौन कौन सा आता है? कंबोडिया थाईलैंड, कंबोडिया थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट कोसोवो सर्बिया, कोसोवो सर्बिया, ओके। रवांडा एंड कॉन्गो, कॉन्गो रवांडा, रवांडा। विशेष वॉर विद पाकिस्तान इंडिया, ईरान इजिप्ट, इजराइल ईरान इजिप्ट, इजराइल ईरान इजिप्ट, इजिप्ट, इथोपिया आर्मेनिया, इथोपिया आर्मेनिया, अजरबैजान, अजरबैजान। ये बोलता है ये वॉर मैंने रुकवाया। ट्रंप बोल रहा है कहां पे? 18th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोल रहा है। कितना झूठ बोल रहा है ये, कितना झूठ बोल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा नोबेल प्राइज के बारे में डिस्कस कर लिए कि नोबेल प्राइज कहाँ मिलता है, ये किसकी वजह से मिलता है और कब स्टार्ट हुआ था। 1899 में स्टार्ट हुआ था, जब एल्फ्रेड नोबल, एल्फ्रेड नोबल, ठीक है, जिनका 1899 में मौत हो जाती, इन्होंने अपना 95% ऑफ जो एसेट है, 95% ऑफ एसेट, उनका यूज इन्होंने बोल दिया जो भी ह्यूमैनिटी, पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब में कंट्रीब्यूट करेगा उनको प्राइज मिलना चाहिए, उनको प्राइज मिलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अब उसी का ये डिमांड कर रहा है जिसका ये लायक है नहीं, ठीक है। अब ये नाटो की कंट्री है कि कौन कौन से कंट्रीज नाटो के मेंबर कब बने। 1982 में कब बना, कौन बना? स्पेन बना। 1940 में पोर्टुगल, यूएसए और कुछ कुछ कंट्री जो है जो बनने के साथ इसके मेंबर्स है, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, बेल्जियम में ही इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। कहां पे? ब्रसेल्स, ब्रसेल्स में ही इसका हेडक्वार्टर है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल, मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल रेप्लिका स्टोलन फ्रॉम नेशनल म्यूजियम, ठीक है, प्रोफेसर बुक। अब देखिए ये हमारे इंडिया का मतलब वन ऑफ द एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट स्कल्पचर है, ठीक है। ये कहां पाया गया था? ये मोहनजोदारो में पाया गया था। ये मोहनजोदारो में पाया गया था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदारो में पाया गया था। ये दिखाता है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट स्कल्पचर आर्ट, जो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यहाँ पे अलग अलग साइट्स है, यहाँ पे अलग अलग साइट्स है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, ठीक है। तो अलग अलग साइट्स है यहाँ पे, ठीक है। मोहनजोदारो, कोटडीजी, चान्होदारो, बालाकोट, अमरी, अलाहादीनो, धोलावीरा, सुरकाटोड़ा। अब देखिए इसमें से जितने भी ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट ये देखिए जितने भी है वो सब पाकिस्तान चले जा चुके। मतलब जब बंटवारा हुआ तो मेजोरिटी ऑफ जो भी है वो पाकिस्तान चला गया। यहाँ पे मैप है ना, अरे पूरा है यार, छोड़ो ना, पूरा ही अपना ही है, तो वापिस लेना है, अब देखते हैं कब लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे बताया कि चोरी हुआ मोहनजोदारो का, और कहाँ से चोरी हुआ? जो अपना नेशनल म्यूजियम है ना दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है वहीं पे रखा गया डांसिंग गर्ल। अब इसके बारे में यूपीएससी ने मेंस में सवाल पूछा है, कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि ये कैसे मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स है, ये कौन से स्टाइल में खड़ा है। तो ये त्रिभंगा स्टाइल में खड़ा है, त्रिभंगा स्टाइल में खड़ा है, ठीक है। हाथ में बैंगल्स है, ये बैंगल्स पूरा बता रहे, इतना बैंगल्स बता रहे हैं। बैंगल्स ऑन द लेफ्ट हैंड, बैंगल्स ऑन लेफ्ट हैंड विथ लेफ्ट लेग ब्रोकन, लेफ्ट लेग
ब्रोकन, ओके, लेफ्ट लेग ब्रोकन। अब यहाँ पे और कि वन हैंड फोल्डेड त्रिभंगा स्टाइल और नेकलेस वेयरिंग किया हुआ है, नेकलेस। तो इसी के बारे में यूपीएससी में मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेंस में क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शनल में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, ओके। तो ये बता रहे हैं कि 4500 ओल्ड ब्रॉन्ज फिगर इन डांसिंग गर्ल वाज एग्जामिनेटेड इन 1926। कहां से एग्जामिनेट किया गया था? मोहनजोदारो से, मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो कहां पे? और इसको मोहनजोदारो को ढूंढा किसने था? तो उनको फाइंड किया था रखलदास बैनर्जी ने, रखलदास बैनर्जी, ओके, रखलदास बैनर्जी। और हड़प्पा किन्होंने ढूंढा था? हड़प्पा दयाराम साहनी। कौन? हड़प्पा दयाराम साहनी, ओके। कब ढूंढा था? 1922 के अराउंड समथिंग, ओके। और इसको कौन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड हु इज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया? अलेक्जेंडर कनिंघम, ओके। तो ये है इसका पूरा इतिहास। अब देखते हैं ये चोरी हुआ है, इसके बारे में क्या होता है। नेक्स्ट, ये पूरा अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था? 2300 से 1900 बीसी, क्योंकि इसके बाद 1500 बीसी से क्या शुरू हो जाता है? अपना वैदिक एज, ओके, वैदिक एज शुरू हो जाता है। 2600 है ना, ओके, 2600। बट मेच्योरिटी बोला तो फिर अगर दिखा ऐसा बोला तो 2600 में, ऐसा बोला तो 2800 से शुरू हो चुका था। लेकिन जो मेच्योर फेस है, मेच्योर देखिए, हड़प्पा का एक आता है एमर्जेंट फेस 2800 से शुरू होता है, ठीक है, 2800 से समथिंग और 2600, ठीक है। फिर 2600 से 1900 तक ये अपना मैच्योर फेज में रहता है। कौन से फेज में? मैच्योर फेज में रहता है। उसके बाद 19 से 70 तक डिक्लाइन के थ्रू होता है, ओके। ये है अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन। वर्ल्ड हैज अ चाइना मॉडल। देखिए, अब इसको बीजिंग वर्ल्ड व्यू ऑफ कर्बिंग फ्रीडम द नेम ऑफ डेवलपमेंट एमरजेंस एंड न्यू कंसेप्शन। यहाँ पे इसने बीआरआई के बारे में मेंशन किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसीज है ना, उसके बारे में, मतलब ये पूरे एडिटोरियल को सारांश बताएंगे, पूरे एडिटोरियल को समरी में अगर ले जाएंगे। तो पहले देखिए, पहले क्या चल रहा था अपना 18th सेंचुरी में, 18 to 19th सेंचुरी में क्या चल रहा था? अपना 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म चल रहा था, 19th सेंचुरी जो अपने 20th सेंचुरी है और 19th सेंचुरी का एंडिंग और 20th सेंचुरी का जब आता है, तो वहां पे अमेरिकन मॉडल ऑफ ग्रोथ शुरू हो जाता है, जहां पे कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाता है, लेजर फेयर पॉलिसी प्रमोट किया जाता है, फ्री इकोनॉमी प्रमोट किया जाता है। क्या क्या प्रमोट किया जाता है? लेजर फेरी, फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म। ये अब यहां पे क्या बता रहा है? वर्ल्ड है चाइना मॉडल, कि चाइना का क्या मॉडल था। देखिए, उसके बाद ये अपना चल रहा है क्या है 20th सेंचुरी में, जब अमेरिका ग्रेट पावर बनने के पूरे प्रोसेस में रहता है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका जो इमेंस अचीवमेंट हासिल करता है, उसके बारे में बताया। अब यहाँ पे देखिए, अभी ये क्या बोल रहे हैं कि चाइना मॉडल कैसे वर्ल्ड फॉलो करने लगा धीरे धीरे। चाइना का जो ग्रोथ सिस्टम है, ये दुनिया में अभी तक का सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ सिस्टम इन द वर्ल्ड है, ठीक है। कैसे? देखिए, अभी यूएस कब से शुरू किया था? यूएस को इंडिपेंडेंस मिला 1783 में, ठीक है, 1783 में। अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या आया? अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ओके। अब यहां से लेके अभी 2025 तक
हालांकि बहुत से अप एंड डाउन आए, अप एंड डाउन, ग्रेट डिप्रेशन आया 1928 में, 1928 में ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है। उसके बाद 2009 में लेमन ब्रदर क्राइसिस आया, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन चाइना का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है ना, ग्रोथ अभी यूएस का कितना है, $30 ट्रिलियन, ठीक है। वहीं चाइना का क्या है, चाइना का समथिंग अराउंड $19 ट्रिलियन है, जबकि चाइना को ऐसा इंडिपेंडेंस कब हुआ था, कब, 1949 में। चाइनीज रिपब्लिक, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको चाइनीज रिपब्लिक बोला जाता है, ये एस्टेब्लिश हुआ वहां से। और इंडिया का एक ग्रोथ था, मतलब एक ही स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे, फिर चाइना का ग्रोथ ऐसे गया और इंडिया का ग्रोथ ऐसे गया। देख रहे हो कितना गैप है, अभी गैप कितना है, 19 ट्रिलियन और $4.1 ट्रिलियन में कितने का गैप है, देख रहे हो, 4 to 5 टाइम्स का गैप है, 5 टाइम्स का गैप है। तो देख रहे हो, ये यही बता रहा है कि वर्ल्ड ने चाइना का पॉलिसी क्यों अप्रिशिएट किया है। तो यहाँ पे वही बता, चाइना इंप्रेसिव राइट्स, नेमली एब्सेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एब्सेंस था वहां पे। चाइना में उन्हीं का, जो चाइनीज का गवर्नमेंट था, उन्हीं का मीडिया पे कंट्रोल चलता था। आपने अगर सुना होगा, आपने अगर न्यूज में देखा होगा, तो जो 3 जॉर्ज डैम है ना, 3 गॉर्ज डैम, जिसपे समथिंग अराउंड 1.3 मिलियन, हालांकि डेटा कुछ 1.4 मिलियन भी बोलते हैं, लेकिन हम थोड़ा कम ही लेके चलते हैं, ठीक है, 1.3 मिलियन लेके चलते हैं। 1.3 मिलियन पीपल हैज बीन डिस्प्लेस्ड, और इनमें से कितनों को तो रिलोकेट भी नहीं किया गया, मतलब उनको रहने का जगह भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी वर्ल्ड का जो है, मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूं, 3 गॉर्ज डैम, हाउ मेनी पीपल, 1.3 to 1.4 million. Estimated suggesting number could be even higher. मतलब नंबर 13 लाख से 15 लाख के बीच में और नंबर हाई हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है, यहाँ ये बता रहा है कि चाइना ने ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में कभी चर्चा नहीं किया, ना ही उसकी परवाह किया। क्या, ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम का कभी चर्चा नहीं। उसने कलेक्टिव डेवलपमेंट देखा कि अगर मैं अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर रहा हूं, ये लॉन्ग टर्म में मुझे क्या ग्रोथ दे सकते हैं, चाइना को कितना आगे ले जा सकते हैं, उसके बारे में। आपने डेंग ज़ियाओपिंग के बारे में सुना होगा। डेंग ज़ियाओपिंग एक चाइनीज लीडर रहते हैं, ठीक है, ब्रिलियंट माइंड, ब्रिलियंट डिप्लोमेसी। इन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन लेके आए थे चाइना में, कल्चरल रिवॉल्यूशन समथिंग अराउंड 1970s के बीच में। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हर घर में एक ब्लास्ट फर्नेस रहना चाहिए, मतलब भट्टी, मतलब हर एक घर से लोहा निकलना चाहिए। आज दुनिया में सबसे बड़ा जो आयरन का प्रोड्यूसर है, आयरन स्टील का प्रोड्यूसर है, वो कौन है, वो चाइना है। और कितना प्रोड्यूस करता है, ट्रस्ट में, इट इज 1000 मिलियन टन। सेकंड पोजीशन पे आप गेस कर सकते हो, सेकंड पोजीशन पे इंडिया है। कितना प्रोड्यूस करता होगा, आपको क्या लगता है कितना प्रोड्यूस करता होगा? लोगस 600-700 मिलियन टन, नहीं ना, 110 मिलियन टन। देख रहे हो कितना ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है, 10 टाइम्स, -900 मिलियन टन। आप देख रहे हो, तो ये चाइना का ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। चाइना ने कभी भी, और देखिए, एज दे श्रिंक इवन विद द डेमोक्रेसी लाइक इंडिया एंड यूएस, डेमोक्रेसी चाइना ने फॉलो नहीं किया, चाइना ने मेरिटोक्रेसी फॉलो किया। मेरिटोक्रेसी क्या है, वहां पे एक ही पार्टी है, वहां पे एक ही पार्टी है, उसी में जो भी एक्सपर्टीज फील्ड के रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई फिजिक्स का बहुत बड़ा टीचर है, ठीक है, उसको फिजिक्स में हर कुछ आता है, उस फिजिक्स वाले टीचर को बुलाएंगे, उससे थोड़ा एग्जाम वगैरह लिखवाएंगे, उसको मिनिस्ट्री पद देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट माइंड को अपने मिनिस्ट्री में ये लाते हैं, बहुत ब्रिलियंट माइंड को। और यहाँ पे इंडिया में, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जिसको रीडिंग करने को नहीं आता,
जिसको रीडिंग करने को नहीं आता, रीडिंग करने को नहीं आता, वो एजुकेशन मिनिस्टर रहता है, वो एजुकेशन मिनिस्टर रहता है, एजुकेशन मिनिस्टर। आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ठीक है। शायद सही है, नहीं ये नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है, बट ये मैंने क्लिप देखा था, झारखंड का है, ये मे बी आई एम रॉन्ग, उड़ीसा का हो सकता है, बट वहां की एक एजुकेशन मिनिस्टर थी जिनको रीडिंग करने को नहीं आ रहा है, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे चाइना ये सब चीज को बोलता है, ये सब फालतूगिरी है, ठीक है। अगर किसी देश को महान बनाना है, एवरी स्टेट वॉट एवर इज लीगल फॉर्म इज बिकमिंग सर्विलांस व्हाट चाइना वॉलंटरी न्यू दिल्ली वॉशिंगटन सो मेनी अदर सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी। जो लिबरल डेमोक्रेसी होते हैं ना वो पीछे रह जाते हैं, ये मेरिटोक्रेसी आगे निकल जाता है। इसीलिए चाइना इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी जितना चाइना का पर कैपिटा इनकम है समथिंग अराउंड $26,000, ओके 26 है, विद द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। आप सोचो $26,000 बहुत ज्यादा होता है, लार्जेस्ट यूएसए से भी ज्यादा। यूएस का कितना है $89,000, समथिंग अराउंड $89,000 पर कैपिटा इनकम। लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो चाइना इज वे बियॉन्ड यूएसए। यूएसए का भी बाप चाइना बन रहा है, समझ रहे हो। अगर पॉपुलेशन को ये किया जाए, इक्वल किया जाए तो, और इकोनॉमी को, तो यूएसए का भी बाप चाइना बनने जा रहा है। आई एम सॉरी टू यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड, बाप बनने जा रहा है, बट this is one of the expression that I expressed during, because China is one of the most fastest growing economy in the world. Currently India is the most fastest growing economy in the world, okay, currently India is the fastest growing economy in the world, but how China ostensibly took it to the growth trajectory, how China took it to growth trajectory is completely adherence to democratic system practice has many countries become garb of aggrandizement of power by individual and courtier। मतलब ये वही बता रहा है कि देखिए जो डेमोक्रेसी वगैरह ये सब में पढ़ते हैं, जनता का आवाज उठते हैं, ठीक है। अब जनता के आवाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो पॉलिटिकल नाम कमाने के लिए कोई भी, जैसे आजकल रिजर्वेशन का चल रहा है, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं कि तुमको रिजर्वेशन मिले या ना मिले, ठीक है, कोई मतलब नहीं, मार्क माय वर्ड, कोई मतलब नहीं है उनको कि आपको रिजर्वेशन मिले। उनको मतलब है अपनी सत्ता, अपना नाम, अपना पहचान, अपना फेस वैल्यू बढ़ाने का, ताकि बाद में जाके इलेक्शन लड़ सके और उनको वोट मिले। ट्रस्ट में अगर वो जिसे वो एमएलए या एमपी बन गया, आपको पूछने तक नहीं आएगा कि रिजर्वेशन दिलाओ या नहीं दिलाओ। ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड, ओके। नेक्स्ट, द वर्ड वीजा, यूएस L1 and H1B वीजा, L1 and H1B वीजा। आपने भी H1B वीजा का क्राइसिस सुना होगा कि ट्रंप ने एनुअली अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि ट्रंप ने क्लैरिफाई किया है $100 लाख, 100 लाख मतलब टोटल, अभी इसको इंडियन रुपीस में कैलकुलेट किया तो 88 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है, वन टाइम है। तो अभी देखिए H1B और L1 वीजा का क्या डिफरेंस है। H1B वीजा आपने बहुत बार पढ़ लिया, ठीक है, कि अगर अमेरिका कोई कंट्री से, मतलब बाहर की कंट्री से किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर रहा है, तो जो कंपनी है जिसने बाहर के व्यक्ति को एम्प्लॉय किया है, तो वो कंपनी यूएस गवर्नमेंट को $1 लाख एज अ वीजा के लिए पेमेंट करेगा, ओके।
अब इसमें पहले क्या आता था, पहले इसमें 2000 डॉलर आता था, 2000 से 5000 डॉलर के बीच में आता था, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट 1 लाख डॉलर कर देना बहुत ज्यादा है, ठीक है। 88 लाख रुपए कर देना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया कि L1 वीजा से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। L1 वीजा बेसिकली जो इंट्रा कंपनी रहता है ना, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर होता है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब देखिए इंट्रा कंपनी ट्रांसफर होता है तो इसके बारे में देखिए, ये तो एक तरह का लूप होल ही हो गया ना। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जो एम्प्लॉय वहां का है, मतलब कहीं और का है, उसने इसको हायर किया, 1 लाख देगा। लेकिन वही अगर अपने ही कंपनी से एक कंपनी दूसरे कंपनी में इसको ट्रांसफर किया तो उसको अपना L1 देना पड़ेगा, L1 देना पड़ेगा। देखिए यहां पे लिखा है L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, ये अलग अलग टाइप के वीजास है यूएसए में। ये इमिग्रेंट्स के लिए, ठीक है, इमिग्रेंट्स वीजा, मतलब जो वहां पे उनके फैमिली मेंबर है, उनके साथ ही इनको रहना है, ठीक है, तो उनके लिए है। नाना चाचा कोई अगर किसी और कंट्री में रह रहा है तो वो मिलने आता है, ठीक है, उसके लिए। लेकिन अगर कोई जॉब के लिए जाता है, नॉन इमिग्रेंट वीजा, टेम्परेरी स्टे, स्टूडेंट वीजा, F1 एकेडमिक स्टूडेंट, ठीक है, M1 वोकेशनल टेक्निकल एक्सचेंज विजन, H1B स्किल्ड वर्कर स्पेशली। जो H1B वीजा है ना, इसमें मोस्टली टेक्निकल फील्ड के जो रहते हैं ना वही जाते हैं, टेक्निकल, आईटी, बैंकर, मैनेजर, जो हाई लेवल के रहते हैं वो जाते हैं। इंडिविजुअल विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये O1 है, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई सिंगर है, ठीक है, कोई सिंगर है, डांसर है, ठीक है, ये उनके लिए वीजा रहते हैं। विजिटर वीजा ये अपना बिजनेस विजिट के लिए, टूरिस्ट वीजा रहता है, B2 वीजा टूरिस्ट वीजा रहता है, विजिटिंग फैमिली, मेडिकल ट्रीटमेंट, ह्यूमैनिटेरियन वीजास, यूवी, क्राइम विक्टिम्स, T वीजा फॉर विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ये सब के लिए। लेकिन अब यहाँ पे कंपेयर किया कि L1 वीजा H1 वीजा में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यही है, इसमें टेक्निकल रहते हैं, टेक्निकल और हाई क्वालिफाइड रहते हैं, टेक्निकल हाई क्वालिफाइड लोग रहते हैं। सेकंड, L1 में क्या रहता है, आप कोई भी अपने कंपनी में इंट्रा ट्रांसफर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी है, TCS मेरा कंपनी है, ठीक है, TCS या Amazon मेरा कंपनी है। मेरे ब्रांचेस बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए, मेरा जो ब्रांच है TCS का ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने एक एम्प्लॉय को अपने दूसरे कंट्री से उसको इंडिया में लेके, यूएसए लेके आ रहा हूं, तो मुझे बहुत नॉमिनल फी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, बहुत नॉमिनल। तो एक तरह से लूपहोल ही हुआ ना, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इश्यूएंस रिपोर्ट चैरिटी बट स्ट्रिक्टली रिसीव 76,000 इशू, ये वही सब बताया गया है। तो डिफरेंस यही है, ये इंट्रा कंपनी है, इंट्रा कंपनी, ठीक है। तो H1 का भी एक लूपहोल क्या है बताऊं, पहले अगर मुझे ये आदमी एक्सपर्ट लग रहा है, इसको पहले मैं अपने दूसरे कंपनी में जो इसी कंपनी का ब्रांच है वहां पे उसको हायर कर लूंगा। अब इसका कंडीशन भी है, L1 वीजा कंडीशन भी है कि ये 3 साल में 3 इयर्स में 1 साल के लिए 1 ईयर, पिछले 3 साल में 1 साल परमानेंटली विदाउट छुट्टी उस कंपनी में काम किया हो, ठीक है, मेरे उस कंपनी में काम किया हो जो मेरा इंडिया में ब्रांच है, तब मैं उसको यहाँ पे ला सकता हूँ। उसका बहुत नॉमिनल फी देना पड़ेगा, वही सब यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग द पैलेस्टीन स्टेट, अब इसके बारे में बात करेंगे कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने से क्या होगा। नेतन्याहू डायरेक्ट बोल रहा है अगर किसी ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप उसे रिकॉग्नाइज कर भी लोगे तो क्या कर लोगे मेरा, ये बोल रहे, देखिए ये उसके वर्ड्स है, मतलब उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं क्या कर लोगे मेरा, बस उसने ये बोला है, while recognizing the Palestine by more countries does increase international diplomatic pressure on Israel, क्या मुझे प्रेशर डाल रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करके? नहीं, मैं जो कर रहा हूं मैं करता रहूंगा, यही बोल रहा है। अभी रिसेंटली फ्रांस, यूके, पोर्टुगल, एंडोरा, बेल्जियम, लक्समबर्ग, माल्टा, मोनाको कंफर्म किए हैं पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने से। और यही वाला अगर आप आर्टिकल दूसरा देखोगे, ये दूसरा वाला है, ठीक है,
रशिया यूक्रेन एस्केलेट अटैक, जेलेंस्की पुशर फॉर डिप्लोमेटिक। यहाँ पे ट्रम्प बोलता है, ट्रम्प क्या बोल रहा है कि रिवॉर्ड विल बी ग्रेटर टू हमास। हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए रिवॉर्ड हो जाएगा क्योंकि वो पैलेस्टीन के सिटीजन है, ठीक है। अगर पैलेस्टीन को ऐसा स्टेट रिकॉग्निशन मिला तो हमास के लिए तो बेनिफिट है, हमास हिजबुल्ला ये सब के लिए बेनिफिट है ना, ये ट्रम्प बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पैलेस्टीनियन स्टेट, अब यहाँ उसके बारे में डेफिनेशन दिया है कि पैलेस्टीन स्टेट 1933 में मोंटेविडियो कन्वेंशन डिफाइंड टेरिटरी परमानेंट पॉपुलेशन। कौन सा? मोंटेविडियो कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? मोंटेविडियो कन्वेंशन। कि पैलेस्टीन एग्जिस्टेंस में कैसे आया। यहाँ पे मैंने पैलेस्टीन का नहीं बताया क्या? वेट अ सेकेंड, एक पैलेस्टीन का मैप ले आता हूं। ये रहा। अब देखिए पैलेस्टीन पहले ऐसा था, ये पूरा पैलेस्टीन था। ये कौन से? मोंटेविडियो कन्वेंशन के थ्रू, मोंटेविडियो कन्वेंशन के थ्रू डिफाइंड टेरिटरी परमानेंट पॉपुलेशन गवर्नमेंट कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर कंट्री अदर स्टेट। ये पैलेस्टीन को मिला था। किसके लिए? मोंटेविडियो कन्वेंशन। आप लिख देता हूं, मोंटेविडियो कन्वेंशन। मोंटेविडियो कन्वेंशन के तहत पैलेस्टीन को 1933 में एक स्टेट बोल दिया कि आप एक काम करो, ये आपका स्टेट है, ठीक है। अब टेरिटरी, इजराइल प्रैक्टिकली ऑक्यूपाई 100% ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरी बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्यूपेशन वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, ठीक है। ये रहा वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, ये जेरूसलम है। ये क्या है? ये है जेरूसलम। देखिए यहां पे है जेरूसलम, ठीक है, जो कि अब्राहमनिक रिलीजन के लिए सेंटर माना जाता है। अब्राहमनिक रिलीजन के लिए सेंटर माना जाता है। और यहीं पे देखिए जेरूसलम एंड नाउ गाजा स्ट्रिप। अब जो इजराइल है ये गाजा को भी परमानेंटली इसके अंदर, मतलब इजराइल का परमानेंट बनाना चाहता है। मतलब देखिए गाजा जो है ये पैलेस्टीन का है, लेकिन अब बोलता है कि गाजा भी अब हमारे अंदर रहेगा, गाजा भी अब इजराइल का पार्ट रहेगा, ठीक है। And decades long control over land, sea access to all this region. Region represent official state Palestine established 1989. ठीक है। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि पैलेस्टीन कैसे एस्टेब्लिश हुआ, इजराइल कैसे एस्टेब्लिश हुआ। अभी इजराइल का मैप ऐसा है, ठीक है, ये पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन के अंदर ही बहुत से इजरायली रहते हैं। ये पूरा इजराइल 1949 में ऐसा था, 1949 में ऐसा था, कहीं कहीं पे ये इजरायली थे, कहीं कहीं पे इजरायली थे। आज इजराइल ने अपना रहने का जगह पूरा बना लिया है पैलेस्टीन में, ओके। तो यहाँ पे परमानेंट पॉपुलेशन, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कमीशन इंक्वायरी ऑन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी कंक्लूडेड 6 September 16 दैट इजरायली अथॉरिटीज एंड इजरायली सिक्योरिटी फोर्स हैव जेनोसाइड इंटेंड टू डिस्ट्रॉय अ होल पार्ट इन द पैलेस्टीनियन गाजा स्ट्रिप। अब यही बात बता रहे हैं कि इजराइल ने गाजा को पूरी तरह और पैलेस्टीन को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बना लिया है, कि ठीक है कि देखिए, लेकिन उसको मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल 7.3 मतलब 73% ज्यूस है, 1.7 मिलियन मतलब समथिंग अराउंड 17 लाख ये मुस्लिम है। मतलब इन शॉर्ट नेतन्याहू को मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेररिस्ट से है। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमास है, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास है, हिजबुल्लाह है, इनसे इसको दिक्कत है। इन लोगों से इजराइल को दिक्कत है कि मैं हमास को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, ये है, ओके। अब गवर्नमेंट पैलेस्टीना अथॉरिटी हैज एक्टेड, वही अपना गवर्नमेंट है इसका, और भी अलग अलग इम्पैक्ट ऑन इजराइल, कि अगर इजराइल पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लो तो इजराइल पे क्या इम्पैक्ट हो। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि अगर उसको तुम लोग रिकॉग्नाइज कर भी लोगे तो क्या क्या ये मुझसे प्रेशर बना पाओगे, ये बता रहा है, ठीक है। तो ये कब 1949 और ये मैप है 2025 का, ओके। ये देखिए ये कुछ रीजन है, ये है रफा कॉरिडोर, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है? इरेज क्रॉसिंग। आप मैपिंग में देख लेना, मैपिंग में भी सवाल पूछे जाते हैं। इरेज क्रॉसिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अपना गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स यूपीएससी में पूछा है, गोलन हाइट्स, ओके। अब ये है अपना
सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ गैलिली, ये है सी ऑफ गैलिली, ये है डेड सी, ये क्या है अपना डेड सी। ओके, ये वेस्ट बैंक है, यहाँ पे सीरिया का आता है, ये सीरिया है, लेबनान है, ऊपर सीरिया आता है, जॉर्डन आता है। ओके, now let's come to the next article. Rewards will be too great to Hamas if Palestine recognize Trump at United Nations General Assembly. यही मैंने अभी जस्ट बताया कि हमास को भी एक ग्रेटर बेनिफिट मिल जाएगा अगर इजराइल के द्वारा ये अटैक जो गाजा में कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे हमास है, अगर बहुत से कंट्री ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया ऐसा स्टेट, तो हमास के लिए ये बेनिफिट हो जाएगा, यही बता रहे हैं। और बाकी इस आर्टिकल में उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, नेक्स्ट, Japan's most sacred Shinto shrine rebuilt every 20 years, more than millennium. अब देखिए 1300 साल से, इसको मैं बहुत शॉर्ट और क्लिप तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। 1300 साल से, समथिंग अराउंड 1300 साल से ये चल रहा है कि जापान, और अभी ये 68 है, ठीक है, 68 शिंटो श्राइन का, शिंटो श्राइन का एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है। अब ये देखिए इन सब ने एक वुड कलर का कपड़ा पहना है, ठीक है, प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे एक देखिए क्या करते हैं, ऐसे कपड़े बने, एक जो ट्री रहता है, एक सैक्रेड ट्री रहता है, उसको काटते हैं, ठीक है, उससे टिम्बर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टिम्बर निकालते हैं, ठीक है। अब उस टिम्बर को पॉइंट बाय पॉइंट, नॉक बाय नॉक, ये लोग, ये जो अपना ये जो शिंटो आर्किटेक्चर है, आप शिंटो आर्किटेक्चर देख सकते हो, शिंटो, ये देखिए, ये है शिंटो आर्किटेक्चर, शिंटो श्राइन, इसमें ये देखिए, ये है शिंटो श्राइन, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये जापान का वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड कल्चर ट्रेडिशन है कि जो वो एक पर्टिकुलर ट्री आता है, उसको हर साल, हर 20 साल में, उसको हर 20 इयर्स में, एवरी 2 डिकेड्स, एवरी 20 इयर्स उस पेड़ को काटा जाता है, उसका टिम्बर निकाला जाता है, उस टिम्बर से ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये देखिए, ये है बेसिकली स्पेस इन शिंटो, ये देखिए ऐसा पूरा बनाया जाता है। ये जापान का कल्चरल और ट्रेडिशनल है जो कि 1300 साल से चला आ रहा है, ठीक है। ये बनाते हैं क्योंकि ये इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर से ब्रिक बाय ब्रिक, लाइन बाय लाइन इसको पूरा फिर से बनाएंगे, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट, पेनल्टी प्रोपोर्शन ऑफ ऑनगोइंग यूज ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोसीडिंग, इसमें अपना सेक्शन 499 आएगा। डिफेमेशन देखिए अलग अलग टाइप के बहुत से आते हैं, आपने सेडिशन के भी बारे में सुना होगा, आपने किसके बारे में, सेडिशन के बारे में सुना होगा, आर्टिकल सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, ठीक है। अब क्रिमिनल डिफेमेशन में क्या होता है, किसी को क्रिमिनल ये कर देना, उसका नाम, पॉपुलैरिटी वो गिर जाना, ये होता है क्रिमिनल डिफेमेशन। आई वाज थिंकिंग कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊं, यहाँ पे अगर डिस्कस करूंगा तो बहुत कम डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आता हूं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लें क्रिमिनल डिफेमेशन, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। नेक्स्ट, राइट टू स्टेट ऑनगोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टीन, अभी जस्ट मैंने बताया राइट टू स्टेट की मांग चल रही है कि हमें भी स्टेट दो, ये कौन बोल रहा है, पैलेस्टीनियन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मांग उठा रहे हैं, ठीक है। बहुत से नेशन इसको ऐसा स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ओके, तो ये है इसका टोटल सारांश, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ओके, कि इससे पैलेस्टीन को क्या फायदा होंगे। अब देखिए कोल्ड स्टार्ट ऑपरेशन, सॉरी एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट, जहां पे अपने मिलिट्री जो है, मिलिट्री विंग्स अभी ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का बहुत अच्छा उपयोग हुआ, ठीक है, दुश्मनों को मारने के लिए ड्रोन का बहुत अच्छा। तो अभी ड्रोन का कड़ा परीक्षण चल रहा है, ठीक है। ये कब शुरू होगा,
8 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक एमपी में अलग अलग जगह पे, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पे एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट शुरू होगा। तो जब ये शुरू होगा तो इसके ऊपर और डिटेल आएंगे, इसके ऊपर एडिटोरियल पब्लिश होंगे, ठीक है। इसका क्या आउटकम निकला ये वो भी देखेंगे। ओके, so now let's come to the next article. India to submit updated carbon reduction targets by the beginning of COP30. अभी COP30 होने वाला है, शायद से ब्राजील में होने वाला है। COP30 जो है ये ब्राजील में होने वाला है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं COP30 कहां होने वाला है। और COP30 नवंबर में बैठ जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नवंबर में बैठ जाएगा। ये पेरिस में जब COP15 हुआ था उसी का आउटकम है, ठीक है। 2015 में COP21, ठीक है। COP30 विच कंट्री? ब्राजील, मैंने बोला ब्राजील, अमेजोनिया, बेलन में होने वाला, ठीक है। आपने बेलन डिक्लेरेशन के बारे में सुना होगा, जो अमेजोन का ट्री जो है, मैंग्रोव है, उसके प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। बेलन डिक्लेरेशन, क्या? बेलन डिक्लेरेशन, ओके। COP30 ब्राजील में होना है। इसका आउटकम्स आएगा, इंडिया अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या था कि हम 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, ग्रीन हाउस गैस कम करेंगे, 2070 तक नेट जीरो बनेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किया था। तो यहाँ पे अलग अलग लिया था, क्या क्या लिया था? रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी बाय 30-35% बाय 2030 इसको बढ़ा के 45% किया था, कि 30-35% हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं। ओके, क्या है? रिड्यूस एमिशन बाय इंटेंसिटी बाय 30-35% 2030, इसको अभी 45% कर दिया, क्योंकि हमने 33% का मार्क अचीव कर लिया है, अभी 2024 से 23 में अचीव कर लिया था। ओके, अचीव 40% पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, ये बढ़ के 50% हो गया है। अब हम 50% जो एनर्जी है वो कहां से लेंगे? हम रिन्यूएबल एनर्जी लेंगे, ये अपना फॉसिल मतलब ऑयल वगैरह यूज नहीं करेंगे। कहां से लेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करेंगे। एनहांस एडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट वल्नरेबल सेक्टर को एनहांस करेंगे। मोबिलाइज डोमेस्टिक एंड ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस, ओके। फॉस्टर क्लाइमेट टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लीनर डेवलपमेंट, बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक, ठीक है। 2070 तक नेट जीरो, ठीक है। ये सब है। ग्लासगो पैक्ट में क्या आया? अर्ज स्ट्रॉन्गर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब देखते हैं COP30 में क्या क्या आउटकम्स आएंगे, उससे स्टेट एग्जाम्स और यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड। ओके, एक और बचा है, व्हाई अडानी थर्मल प्रोजेक्ट भागलपुर फेसिंग ऑपोजिशन बैकलैश। अभी इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लाने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये दंगा किस लिए हो रहा है। जो 1 रुपये में अडानी को 1050 एकड़ ऑफ लैंड जो बिहार गवर्नमेंट ने दे दिया है, ताकि वो वहां से एनर्जी जनरेशन कर सके, एनर्जी जनरेशन का प्लांट लगा सके। कौन सा प्लांट लगा सके? थर्मल पावर प्लांट, पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अब यहां से एनर्जी जनरेशन कितना होगा? समथिंग अराउंड ये समथिंग 3 बिलियन प्रोजेक्ट है, $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है, $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ओके, समथिंग अराउंड $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 8 मेगावाट यूनिट्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मोर देन 1000 जॉब। देखिए ये बोल रहा है कि 10,000 से भी ज्यादा जॉब क्रिएट करेगा, ठीक है, जॉब क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, जॉब तो क्रिएट करना ही चाहिए।
300 परमानेंट 1 ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड 3000, 10,000 में से 3000 जॉब रहेंगे वो क्या रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। मैं बोल रहा था ना अकाउंटेंट रहता है, वहां का ऑपरेशन एक्टिविटी देखता है, ठीक है। ये 3000 जॉब परमानेंट। मैंने आपको जस्ट थोड़ी पहले ये वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है। अभी देखिए हमारे इंडिया में ऐसे होते रहते हैं कि हम इसको नहीं जीतने देंगे। मैंने आपको जस्ट ये वाला मॉडल, चाइना मॉडल डिस्कस किया था, जहां पे डेमोक्रेसी में क्या रहा देखा कि जनता का क्या है, जनता क्या बोल रही है। यहाँ पे चाइना ऐसा नहीं देखता है, वो बोल रहे हैं मुझे डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट चाहिए। चाइना इज ए कम्युनिस्ट नेशन, लेकिन एक कैपिटलिज्म को इतना प्रमोट करता है जितना यूएसए भी नहीं करता। ओके, जितना यूएसए भी नहीं करता कैपिटलिज्म को प्रमोट। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि लैंड को 1 रुपये में क्यों दिया। सब बोल रहे हैं कि जमीन को 1 रुपये में क्यों दिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का अलग तर्क है कि ये जो जमीन है ये पहले से ही लिस्ट वाले कैटेगरी में आता था, लिस्ट वाले कैटेगरी में आता, मतलब ये पहले ही ऑलरेडी डील हो चुका था। ये मतलब ऐसा गवर्नमेंट मतलब बोलते ना बिडिंग करा के ये पहले ही दे चुकी थी, ठीक है। ये हो गया, ये 2010 के पहले या फिर 2015 के पहले की बात हो चुकी है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि समथिंग अराउंड, ये हुआ पहला मुद्दा, ठीक है, ये हुआ पहला मुद्दा। सेकंड मुद्दा बोला जा रहा है कि यहाँ पे 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, ट्री टू बी कट। अब सरकार क्या बोल रही है, देखिए पेड़ तो कटेंगे लेकिन उसके जगह पे हम 100 एकड़ में नए पेड़ लगाएंगे, न्यू ट्रीज। जस्ट तुरंत काम शुरू, जैसे वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे ऑन द साइड बाय साइड 100 एकड़ लैंड में हम नए ट्री लगाएंगे, ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं। अब तीसरा बोल रहे हैं, फार्मर्स बोल रहे हैं कि उन्हें अच्छे जो है दाम, जमीन के दाम मिले नहीं, और वो बोल रहे हैं कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है। तो सरकार यहाँ पे तर्क क्या दे रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एग्रीकल्चरल लैंड को बस लिए हैं, बाकी वहां पे उतना ज्यादा इंटेंस लेवल पे कोल माइनिंग नहीं होगा, ठीक है। जो जहां पे कोल की उपस्थिति है, कोल फाउंडेड वेयर, वहीं पे सिर्फ कोल माइनिंग होगा, ठीक है, वहीं पे सिर्फ कोल माइनिंग होगा। तो ये सब तर्क दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको चाइना का मॉडल बताया था। चाइना चाहता है ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या रहता है, ग्रोथ देखना है, पब्लिक को देखना है, ठीक है, पब्लिक के क्या ओपिनियन है, ठीक है। पब्लिक अगर मना कर रही तो अलग अलग बॉडी से, गवर्नमेंट बॉडी से जो पता करते हैं कि क्या यहाँ पे क्या क्या होगा। यहाँ पे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होगा, ये हो चुका है, ठीक है। फिर क्लियरेंस होगा। ये बहुत से ऐसे झंझट है जो इंडिया में बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है, और इसलिए इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा डाउन है। इसलिए बहुत से बिजनेसमैन इंडिया छोड़ के आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करने चले जाते हैं, ओके। तो ये सब कुछ है जो, और हाँ, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो तो बनता है, ठीक है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये मोस्टली ऑपोजिशन और भड़का देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑपोजिशन का पूरा खेल है, ये और भड़का दे रहे हैं पब्लिक को। तो धन्यवाद गाइस, आज का द हिंदू एनालिसिस और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस यही समाप्त होता है।